तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो दी गई हैं वो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्रव्य एवं द्रव्य की अवस्थाएं क्या क्या होती है, यानी मैटर्स एंड स्टेट ऑफ मैटर्स। तो ब्रह्मांड में वह सभी कुछ जिसका द्रव्यमान है जो स्थान घेरता है द्रव्य कहलाता है, मैटर कहलाता है। ये सब थ्योरी, छोटा मोटा थ्योरी आपको पता ही होगा कि पदार्थ हम किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं कि द्रव्य का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। तो द्रव्य कणों से मिलकर के बना होता है। द्रव्य को बनाने वाले कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। तो ये दो पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके कणों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि द्रवों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो कि इनके अभिलाक्षणिक गुण होता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि द्रव की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली हम जानते हैं कि द्रव की यानी द्रव्य जो है, पदार्थ जो है, द्रव नहीं द्रव्य यानी मैटर। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। बेसिकली हम 3 अवस्थाओं के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 2 अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो द्रव्य की अवस्था जिसमें उसका एक निश्चित आकार हो, स्पष्ट सीमाएं हो तथा स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता। संपीड़ितता का मतलब उस जो कि कंप्रेस, ठीक है, बहुत ही कम कंप्रेस होता है, उसे हम लोग सॉलिड यहाँ पे कह सकते हैं। यानी कि उसका एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं और स्थिर आयतन होता है और नगण्य संपीड़िताएं होती हैं, ठोस कहलाता है। ठोस अवस्था में द्रव्य के कण आपस में निकट होते हैं जिसके कारण उसमें उच्च घनत्व होता है। उदाहरण पत्थर, लोहा, तांबा, लकड़ी इत्यादि। जैसे कि आप यहाँ पे 3 अवस्थाएं देख रहे हैं। आप इन तीनों के कणों को देखिए, ये एक दूसरे से कण कितने आपस में चिपके हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से यहाँ पे लिक्विड में देखेंगे तो इसके तुलना में थोड़ा सा इसमें गैप रहता है और गैस में बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो जितना मतलब कम स्पेस रहेगा कणों के बीच, उनमें कंप्रेस जो होगा वो बहुत कम होता है। यहाँ पे यही चीज़ मेंशन किया गया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, दोनों में तुलना भी कर सकें आप। इसके बाद हमारा आता है कि द्रव्य अवस्था। इसमें क्या है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्य को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। द्रव्यों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता रहता है, अतः ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। द्रव अवस्था में कण ठोस अवस्था की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का आप कंपेयर करके देखो कि दोनों में इनके जो कणों के बीच का गैप है वो थोड़ा सा गैसेस में ठोस की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, और गति कर सकते हैं। सामान्यतः द्रव का घनत्व ठोसों से कम होता है परंतु बर्फ यानी कि जब बात कर रहे हैं ठोस का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। उदाहरण जल, दूध, जो कि तेल इत्यादि, ये सब लिक्विड के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आता हमारा थर्ड पॉइंट जो कि गैसेस स्टेट। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका न तो निश्चित आकार होता है और न ही उसका निश्चित आयतन होता है, गैसीय अवस्था कहलाती है। गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है वह उसी का आकार ले लेती है और पूरे स्थान को भर देती है। गैसीय अवस्था में कण द्रव की अपेक्षा अत्यंत दूर दूर होते हैं। अब आप यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करके देख लो कि दोनों में कैसे इनके कण होते हैं और गति करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। अतः गैसों में बहाव होता है और ये तरल भी होते हैं। राइट, अब आता हमारा गैसीय नियम। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको गैसों से रिलेटेड जितने भी नियम है, जैसे कि चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, गे-लुसाक का नियम, एवोगाड्रो संख्या, ये सब पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को भी देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो गैसीय नियम में क्या है कि किसी गैस का दबाव, आयतन और तापमान जैसे कि अवस्था के चर उसकी वास्तविक प्रकृति को दर्शाते हैं, इसलिए गैस नियम इन चरों के बीच संबंध को दर्शाता है। बॉयल के नियम की सबसे पहले बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्थिर तापमान और द्रव्यमान पर आयतन और दबाव के बीच संबंध को बताता है। यानी कि स्थिर तापमान, इसमें तापमान स्थिर होता है और ये क्या करता है कि द्रव्यमान पर आयतन और दबाव के बीच के संबंध को बताता है। राइट, स्थिर तापमान पर किसी गैस के लिए द्रव्यमान का आयतन यानी V और उसके दबाव यानी V के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि उल्टा होता है। गणितीय रूप से इसे PV बराबर K के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ K एक स्थिरांक है, P दाब को और V आयतन को सूचित करता है। यानी कि इसमें टेम्परेचर जो कि वो क्या होता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पे इसके बारे में आप देखेंगे, जैसे इसका P समानुपाती 1/V। अगर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आयतन बढ़ता है तो दबाव घटेगा। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ कि अगर आयतन को बढ़ाएंगे तो दबाव घटेगा, अगर दबाव को बढ़ाते हैं तो आयतन घटेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्लाइड और ऐड कर दिया है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि अतः बॉयल के नियम के अनुसार यदि दबाव दुगना कर दिया जाए स्थिर तापमान पर, उसका गैस का आयतन आधा हो जाएगा। तो यही क्या होता है कि इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बॉयल के नियम में तापमान स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट आता है कि चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम को आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, चार्ल्स का टीवी, ठीक है, टीवी। इसमें क्या होता है कि टीवी यानी कि तापमान और आयतन के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसमें दाब जो कि आपका स्थिर रहता है। देखिए पढ़ेंगे कि 1787 में जैक चार्ल्स ने स्थिर दबाव, दाब क्या होता है इसमें, जो कि स्थिर रहता है, स्थिर दबाव पर गैसीय पदार्थ की मात्रा पर तापमान के प्रभाव का विश्लेषण किया। उनके निष्कर्षों के अनुसार स्थिर दबाव पर और स्थिर द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन तापमान के सीधे अनुपातिक होता है। इसका मतलब यह है कि तापमान बढ़ने के साथ आयतन बढ़ेगा, जबकि घटने के साथ यानी कि घटते तापमान के साथ आयतन भी घटेगा। यहाँ पे इसके बारे में आपको क्लियरली समझ में आया। अब यहाँ पे गे-लुसाक का नियम जो है, ये देखते हैं कि दबाव तापमान कानून के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसे हम लोग दाब और तापमान के नियम के रूप में भी जानते हैं। गे-लुसाक के नियम की खोज 1802 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ लुइस गे-लुसाक ने की थी। वायु थर्मामीटर का निर्माण करते समय गे-लुसाक ने गलती से पाया कि किसी गैस की निश्चित मात्रा और द्रव्यमान पर उस गैस का दबाव तापमान के सीधे अनुपातिक होता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर जो पूछा जाएगा बॉयल्स का नियम और चार्ल्स का नियम, यही से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब एवोगाड्रो के नियम की बात कर लेते हैं। 1811 में एवोगाड्रो ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गे-लुसाक के नियम के निष्कर्षों को मिलाकर के एक महत्वपूर्ण गैस कानून नियम दिया, जिसे एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। एवोगाड्रो के नियम के अनुसार स्थिर तापमान और दबाव पर सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या जो कि समान होती है, यानी जो आयतन होगा समानुपाती होता है n के। यहाँ पे n क्या है कि गैसों में मोलों की संख्या होता है। किसी भी गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, और इसकी संख्या कितनी होती है तो 6.022 या फिर 023 × 10⁻23 होता है। और ये आपको याद रखना है कि एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, कई बार पेपर में ये रिपीट हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आता है कि द्रव्य में अवस्था परिवर्तन जो होता है उसे किस किस नाम से जानते हैं, और ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि विभिन्न कारकों के प्रभाव में द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है। द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन के विभिन्न प्रक्रम होते हैं। जैसे अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है, ठोस से द्रव में बदलता है, उसे गलन कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग कहा जाता है। क्या होता है कि ठोस जब गलता है तो वो द्रव में पिघल करके द्रव बनता है। तो यही मतलब हुआ कि ठोस से अगर द्रव बनता है तो उसे गलन कहते हैं। द्रव से अगर कोई चीज़ गैस फॉर्म में चला जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। द्रव से ठोस में अगर जा रहा है तो उसे जमना कहते हैं। गैस से द्रव में अगर जा रहा है तो उसे संघनन कहते हैं। ठोस से गैस में अगर जा रहा है उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है सब्लिमेशन, ठीक है। गैस से ठोस में यानी जब उल्टा होने लगे तो उसे ऊर्ध्वापातन उत्क्रमण कहा जाता है, रिवर्स सब्लिमेशन कहा जाता है, राइट। चलिए अब आता है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान द्वारा तय होती हैं, राइट। कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो किस पर निर्भर करता है, दाब और तापमान पर निर्भर करता है। द्रव्य के घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, अंतर होता है, ठीक है। यही तो कारण होता है कि अगर उनके बीच के जो कण आपस में ज़्यादा चिपके हुए हैं तो वो ठोस होगा, थोड़ा थोड़ा गैप है तो वो द्रव होगा, ज़्यादा गैप पे है तो वो आपका हो जाता है गैस होता है। तो ये क्या होता है कि द्रव के घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं में अंतर होती है।
ठोस का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ठोस का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को प्रभावहीन कर देती है और कण स्वतंत्र होकर के गति करने लगते हैं। कणों के बीच की दूरी ठोस अवस्था की अपेक्षा बढ़ जाने से ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। राइट। इसके बाद देखिए आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि जिस तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। द्रव अवस्था में किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसे उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पता है कि केल्विन में बदलने के लिए, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी 1 सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ये भी आपको याद रखना है कि द्रव की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। ये याद रखना है कि द्रव्य की यानी मैटर की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें द्रव्य के रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता है। एलपीजी सिलेंडर में पेट्रोलियम गैस को अत्यधिक दाब पर संपीड़ित द्रव अवस्था में रखा जाता है। अभी इसके बाद क्या कह रहे हैं कि ठोस जो कार्बन, एक्चुअली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, CO2, जब वायुमंडलीय दाब 1 atm पर हो तो वह द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा, कई बार पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा कि द्रव की जो 5 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन से। तो ऊपर हमने 3 अवस्थाओं के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया, चौथी और पांचवी के बारे में देख लेते हैं। सामान्य परिस्थितियों में द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस पाई जाती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के अधीन पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाएं भी ज्ञात है, जैसे प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे हम लोग BEC के नाम से भी जानते हैं। अतः वैज्ञानिक अब द्रव की 5 अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द्रव की 5 अवस्थाएं दी गई है। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पृथ्वी पर पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है, परंतु संभावना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक सामान्य पदार्थों की अवस्था प्लाज्मा ही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम या पारे का वाष्प होता है, जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत यानी कि आवेशित होने पर ट्यूब या फिर बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो यहाँ पर अपने प्लाज्मा के बारे में अच्छे से समझा। अब इसका एक नेक्स्ट जो हमारा है 5वां पदार्थ की अवस्था, वो है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे BEC के नाम से जानते हैं। तो क्या कह रहा है कि सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितनी कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर BEC अवस्था प्राप्त होती है। सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर आइंस्टाइन ने पदार्थ की नई अवस्था की भविष्यवाणी की थी, जिसे BEC कहा गया है। राइट। अब यहाँ पे आता है कि द्रव का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया, पदार्थों का वर्गीकरण कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या फिर बड़े स्तर पर द्रव्यों की निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी सबसे पहले पदार्थ जो है आपका मैटर, उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका मिश्रण और एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ। मिश्रण को भी 2 भागों में देखा जाता है, एक तो समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो आता है उसे हम लोग तत्व और यौगिक में डिवाइड करते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे जो तत्व आपका है, तत्व भी 3 प्रकार में टूटता है, यानी धातु, अधातु और उपधातु। और उसी तरह से यौगिक जो है वो 2 भागों में टूटता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर पूरा चीज़ कवर किया जाए तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ से यानी द्रव का जो हमारा वर्गीकरण है इस पर हम अलग वीडियो बात करेंगे, अलग डिस्कशन करेंगे और पूरी वीडियो में ये सब चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम इम्पोर्टेंट MCQ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि
बताइए माइका, जिसे हम लोग अबरक के नाम से भी जानते हैं, माइका क्या है? तो माइका के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि ये ऊष्मा का तो चालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। तो सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किस लिए करते हैं क्रोमेटोग्राफी? तो क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की एक विधि होती है क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ? तो यहाँ पे जो हम पारा देख रहे हैं, पारा विद्युत का ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद से भी गेस कर सकते हैं कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या होती है। सूखी बर्फ क्या होता है, ड्राई आइस क्या होता है? तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऊपर में आपको बताया जा चुका है, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? तो देखिए, हमने आपको बताया कि आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं। लेकिन आपको ये क्वेश्चन पता ही होगा कि सामान्य ताप पर भी वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो आपका है पारा, ठीक है, पारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, यानी जल जो होता है वो इस्तेमाल नहीं होता, इसका कारण क्या है? तो पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि जल और पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है, इस वजह से ऑप्शन डी। पानी में बर्फ का कितना भाग पानी के सतह के बाहर रहता है? जैसे कि आप ग्लेशियर में जो देखते हैं बर्फ, तो क्या होता है कि सतह के बाहर सिर्फ उसका 1/10वां भाग रहता है, लेकिन पूरा अंदर में वो बहुत बड़ा भाग नीचे छिपा रहता है। ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 1/10 भाग रहता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? अपथ्रस्ट जिसको भी कहा जाता है, उत्प्लावकता, तो ये आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत आपने पढ़ा ही है, तो सही आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। लालटेन की बत्ती में तेल जो है किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ये फिलहाल एक्चुअली अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है तो मैंने इंक्लूड किया हुआ है। लालटेन की बत्ती से जो लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो ये केशिका क्रिया के कारण होता है। केशिका क्रिया, ऑप्शन बी होगा। जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से याद रखना, एकदम वीवीआई प्रश्न है कि दाब को जब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो इसका सिंपल सा आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जब आप बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में चिपकाएंगे, दबाएंगे, तो वहाँ पे वो गलना कम हो जाता है, यानी घटता है, उसका गलनांक घट जाता है। जैसे आप ये समझे कि जब कोई स्केटिंग करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके पैरों से तो बर्फ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, लेकिन वहाँ पे बर्फ पिघलती नहीं है। तो यही कारण होता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक नहीं बढ़ता नहीं है, घटता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि चार्ल्स का नियम का पालन बताइए क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि चार्ल्स का टीवी याद रखिएगा, चार्ल्स का टीवी, यानी इसमें आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम तो दिखता है लेकिन प्रेशर नहीं दिखा, प्रेशर नहीं दिखता है, यानी कि स्थिर दाब रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्थिर दाब। खालिस्तान गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण किया जाता है, तो एसिटिलीन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। तो किसी ठोस का गलनांक क्या दर्शाता है? किसी ठोस का गलनांक ये दर्शाता है कि उसका अंतर आणविक आकर्षण बलों की सामर्थ्य कितनी है। तो यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए। इसके बारे में आप यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि अंतर आणविक बल यानी अंतः आणविक बल एक पदार्थ के अणुओं के बीच उत्पन्न होने वाला आकर्षण और प्रतिकारक बल है। पदार्थ की भौतिक विशेषताओं के लिए अंतराण्विक बल मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। अणुओं के बीच गैर संयोजक इंट्रैक्शन जितना मजबूत होता है उतना ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है गर्मी के रूप में उन्हें अलग करने के लिए। किसी पदार्थ का क्वथनांक और गलनांक और गैर क्वथनांक और गलनांक उसके गैर संयोजक अंतराण्विक बलों के ताकत के लिए अनुपातिक होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अंतराण्विक बल जितना अधिक होगा
उबलने वाला बिंदु और पिघलने वाला बिंदु भी उतना ही अधिक होगा। सबसे मजबूत अंतराणविक बल जो होता है वो हाइड्रोजन बंधक में होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी घटना ठोसीकरण के विपरीत होता है। ठोसीकरण के विपरीत होता है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका बनेगा ठोसीकरण के विपरीत का मतलब कि संलयन हो जाएगा। और इसके बारे में हम संलयन, वाष्पीकरण क्या क्या है सब चीज़ें होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे संलयन का मतलब होता है पिघलना, ठोसीकरण का मतलब होता है कि कोई चीज़ ठोस में बदल रहा है, मतलब कि द्रव से ठोस में बदल रहा है, तो उसको ठोसीकरण आप कह सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि उसका विपरीत मतलब था कि ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया, तो वो आपका ठोसीकरण के विपरीत हो गया। अगला कह रहा है कि ठोसीकरण मतलब जमना, तरल से ठोस में बदलने की प्रक्रिया हो गई। वाष्पीकरण जो होता है वो उबलना, वाष्पीकरण यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि तरल से गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है। संघनन याद रखेंगे, गैस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको सब कुछ बताया भी था कि द्रव की अवस्था परिवर्तन अवस्था। ऊर्ध्वापातन के बारे में कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। निक्षेपण में क्या होता है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को निक्षेपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो मार्स गैस के नाम से जानते हैं किसे, मीथेन को। मीथेन मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा कि बढ़ता है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे पूरे लाइन को पढ़ करके समझ सकते हैं। सामान्य मामलों में गर्म होने पर पदार्थ का आयतन जो कि बढ़ता है और ठंडा होने पर घटता है। बस इस लाइन से भी आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों को समझने के लिए आप यहाँ पे पूरी चीज़ों को पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है। विद्युत को प्रवाहित करने पर इसमें लाल उत्पन्न होता है, लाल बत्ती, तो ये आपका नियॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण नहीं होता, यानी पारा के साथ मिश्रण नहीं बनाता, जिसे हम लोग अमलगम कहते हैं, यानी अमलगम नहीं बनाता, तो वो आपका लोहा पारा के साथ मिश्रण नहीं करता, तो यहाँ पे डी होगा। ऊर्ध्वापातन क्या है, अब ये चीज़ आपको पता होगा कि ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन क्या है, हमने 2-3 बार ऊपर में डिस्कस किया हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको खुद नीचे कमेंट करके बताना है कि 19 का सही आंसर क्या बनेगा। आराम से पढ़ करके देखिए सही आंसर क्या बनेगा। अगला प्रश्न है कि किसी एक द्रव्य को दूसरे में कैसे बदला जा सकता है। किसी एक द्रव्य को दूसरे में कैसे बदला जा सकता है, तो विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके ये होगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि उसमें प्रभाव, उसमें प्रवैगिकी के जो प्रथम नियम था, उष्मागतिकी का प्रथम जो नियम है उसके अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ये तो आपको पता ही है कि एक चरण परिवर्तन में ऊष्मा जुड़ती या फिर उत्सर्जित होकर चरण परिवर्तन प्रक्रिया में मदद करती है और तापमान और दबाव समान रहता है। चरण परिवर्तन मुख्य रूप से 3 चरणों ठोस, तरल और गैस के बीच में होता है और परिवर्तन ऊर्जा में आदान प्रदान के कारण होता है, जो विकिरण के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है। संघनन के समय ऊष्मा को निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है, तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ये रिपीट होता रहता है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। कौन से नियम में यह कहा गया है कि निरंतर दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन परम ताप के अनुलोमानुपाती होता है, यानी निरंतर दाब नियत रहेगा। तो क्या मैंने आपको बताया कि दाब नियत रहता है, पी जब नियत है तो यानी कि टीवी के बारे में बात करते हैं, और किसका टीवी था, चार्ल्स का टीवी था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, तो वे लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं, यानी सभी के सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस सॉलिड का गुण है। तो सॉलिड का गुण क्या होगा, संकुचित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। निश्चित आकार होता है, ये तो सही है कि उनका एक निश्चित आकार होता है। कम घनत्व होता है, ये गलत है क्योंकि उनमें अधिक घनत्व होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर बल जो कि कम होता है, ये भी गलत है क्योंकि उनका अंतराणविक जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये गलत है।
तो सही क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है कि निश्चित आकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही कोशिश किया अच्छे तरीके से आपको समझाने की। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किया और ऊपर में जो भी थ्योरी आपके साथ डिस्कस की गई वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।